जस्टिस हेमा कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन मलयालम सिनेमा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा में जो महिलाओं के साथ जो भी परेशानियां होती हैं उसके ऊपर ये जस्टिस हेमा कमेटी बनाया गया था ताकि उसके ऊपर कुछ सजेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या सजेशंस दिए गए वो हमारे काम का नहीं है। सजेशंस यही दिए गए होंगे कि वर्क प्लेस को और अच्छा बनाइए। ठीक है, फिर भी देख रहे हैं ना हमारे यहाँ रेप केस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और रेप केस जितना ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखिएगा कि रेप केस को लेकर क्या अपडेट है। जैसे कि मिनिस्ट्री, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा न्यूज़ लिख लीजिए इससे बाहर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और महिला, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड, इसी से याद आ गया, सी बॉक्स पोर्टल, सुने हैं? ये अभी न्यूज़ में है, जो कोलकाता रेप कांड हुआ है, रेप विक्टिम जो थी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पोर्टल, एक वेबसाइट जारी किया है, सी बॉक्स पोर्टल। अब क्या हो सकता है इसका पर्पस? इसका पर्पस क्या हो सकता है? वो महिला जो थी वो वर्क प्लेस पे ही थी, काम कर रही थी, तो जो भी वर्क प्लेस पे आप जहाँ है, आपके साथ जो भी समस्या आ रही है, आप ऑनलाइन जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यही पूछता है आपके एग्जाम में कि सी बॉक्स पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है। ठीक है, एक तो ये सवाल बनता है, उसी से जुड़ा हुआ याद आ गया हमको। कुछ नाम लिखिए, इंटरनेशनल अफेयर में कुछ नाम लिखिए। अभी इजराइल के द्वारा ईरान पे अटैक किया गया है रिसेंट में, इजराइल के द्वारा क्या हुआ है, मारा गया है। क्या नाम था उसका? क्या नहीं, इंपॉर्टेंट नाम है, हमास चीफ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा, मुझे भी ध्यान नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, इस्माइल हाट दिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमास के चीफ है। ठीक है, मरे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर है, तो सवाल आता है वैसे लोग से, सही में आता है सवाल। ठीक है, अब सोच रहे होंगे यार टेररिस्ट ग्रुप का आदमी मरा है और सवाल आता है। 69 के पेपर में आपका एक सवाल आया था, रशिया का एक ग्रुप था वैगनर ग्रुप, ठीक है, जो रशिया के दिशा निर्देश पे जगह जगह जाके लड़ाई लड़ता था, उस प्राइवेट आर्मी था, उस आर्मी के जो हेड थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब सवाल सेट हुआ था वो जिंदा थे। जब सवाल बीपीएससी सेट किया उस साल वो जिंदा थे, उस महीना में जिंदा थे, लेकिन जिस दिन आपका पेपर हुआ उस दिन वो मर गए। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा कि रशिया के वैगनर चीफ कौन है, ठीक है, तो वो भी अच्छे ओहदे पे थे, तो बाद में लेकिन अब कुछ बच्चा मार के आया है, नन ऑफ द अबव, कुछ बच्चा मार के आया है जो उस चीफ का नाम याद था। अब बीपीएससी आ गया असमंजस में, सब कह रहा है कि जो हम मार के आए वो सही मानिए। अब बीपीएससी बोला कि अब वो आदमी ही नहीं बचा, तुम सवाल के ऊपर बात कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जब सवाल सेट हुआ कुछ और ऑप्शन था, कुछ लोग नन ऑफ द अबव मारे हैं, उनको भी नंबर देना पड़ेगा, तो वैसे ही इसलिए रेफरेंस दे रहा है कि ये सब सवाल आते हैं, इसलिए हम आपको बताए हैं कैसे भी सवाल आते हैं, इसलिए कुछ नाम लिखेंगे। हिजबुल्ला पहला नाम लिखिए, दूसरा न्यूज हिजबुल्ला लिखिए, क्योंकि ये सब साल भर से बड़ा चर्चा में रहा है। हिजबुल्ला, हमास, हाउदीज, ये सब नाम बहुत चर्चा में रहा है और बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। पूरा देश इसके वजह से तबाह हो गया है, मतलब पूरा दुनिया तबाह हो गया है, तो कहीं हम लोग के एग्जाम में न तबाही कर दे। ठीक है, लिखेंगे हिजबुल्ला, ब्रैकेट में लिखेंगे लेबनान सिया मिलिशिया, सिर्फ लेबनान लिखेंगे, लेबनान एक देश है। ठीक है, कहाँ पे है ये, LEBA, कहाँ पे है, इजराइल के ऊपर ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, लेबनान। ठीक है, यहाँ पे है वो हिजबुल्ला, हाँ, लेबनान हो गया। हमास दूसरा लिखेंगे, हमास, ये सब न्यूज में सुने हैं ना कहीं कहीं, हमास, ये कहाँ पे है, इसी के साथ तो लड़ाई हो रही है, किसकी किसकी हो रही है, अच्छा, हमास की लड़ाई फिलिस्तीन से हो रही है, हमको ये बात समझ में नहीं आया, इजराइल की लड़ाई हो रही होगी ना, ये तो चीफ है वहाँ का, जो फिलिस्तीन है वहाँ पे यही रूल करता है, एक तरह से यही राजा है। ठीक है,
तो ये कहाँ पे है? फिलिस्तीन में है, यानी पैलेस्टीन। ये पहले लिख लीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे सवाल आएगा, ठीक है। फिलिस्तीन। तीसरा लिखेंगे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। ठीक है, और कुछ छूट गया? हाउदीज लिख लेंगे, हाउदीज। ये जो आप लिखे ना, ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। पहले साइड में लिखेगा हिजबुल्ला, दूसरे साइड में लिखेगा यमन, दूसरे साइड में लिखेगा हमास, इधर लिखेगा इजराइल, ठीक है। फिर वैसे ही लिखेगा हाउदीज, और फिर इधर लिखेगा पैलेस्टीन, लिख देगा मैच द फॉलोइंग। दिस टर्म्स आर इन द न्यूज। ये कुछ ऐसे शब्द है जो पिछले 1 साल से चर्चा में थे, जो आपके न्यूज़पेपर में आते थे। ये कहाँ के मिलिशियाज है, कहाँ पे एक्टिव है, क्योंकि ये सभी अभी एक्टिव है एक साथ। सभी वेस्ट एशिया जो आपका पूरा है, वेस्ट एशिया कहने का मतलब ये वाला क्षेत्र जो भी है आपका, इन सब में यही 4 लोग मिलकर तबाही मचाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी इजराइल जब अटैक किया है ईरान पे, तो इन सब का जन्म हुआ था कब पता है? जब ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ था। ईरान में जब तख्ता पलट हुआ था 1978 में, तो तख्ता 79 में, तो तख्ता पलट के बाद ये छोटे मोटे मिलिशियाज ग्रुप जन्म लिए थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते थे। लेकिन इनको वहाँ की सरकार का बैकिंग है, यानी क्या है? सपोर्ट है। यानी ईरान इन सभी को क्या करता है? सपोर्ट देता है, ठीक है। तभी ये लोग पनपते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं रहेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएगा? तो अभी जब इजराइल ने अटैक किया इस पे, तो इजराइल प्लान कर रहा है कि डायरेक्ट अटैक पे ना जाके मेरे जो चमचे हैं, यानी जो छोटे मोटे मेरे कार्यकर्ता है, उनके मदद से हम किसको टारगेट करें? इजराइल को टारगेट करें। और ध्यान से देखिएगा, तो इजराइल ये देश है, तो ये सब इसके चारों तरफ एक्टिव है, और ये सब इसका दुश्मन ही है, सब दुश्मन ही है इसका, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त, ठीक है। तो दोस्ती हो गई यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये जिहादिस्ट बहुत जगह पे एक्टिव है, ये पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहादिस्ट बहुत जगह एक्टिव है, लेकिन मुख्यतः पैलेस्टीन में एक्टिव है। मुख्यतः कहाँ पे एक्टिव है? पैलेस्टीन में। यहीं पे आपका पैलेस्टीन है ना, ये आपका पैलेस्टीन है, ठीक है। ये है, ये कुछ नाम है। आगे नेक्स्ट न्यूज, एक छोटा सा न्यूज लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस द बिल ऑफ, हाँ, मिनिमम मैरिज 21 साल कर दिया है ना। हिमाचल प्रदेश असेंबली पासेस द बिल टू इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ गर्ल्स, यानी महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। कहाँ से बढ़ाकर? अभी क्या उम्र है? 18-16 क्या उम्र है अभी महिलाओं की? 18 कंफर्म, और लड़कों की 21, ठीक है, 21 है। तो उस कानून में वो चेंज करते हुए लड़की को भी 21 साल का ये दे दिया है कि वो भी अब 21 साल में जाकर शादी करे, ठीक है। हाँ हाँ, लड़का को तो पहले से 21 है, लड़का के पास तो पहले से ही टाइम है, ठीक है। हाँ नहीं, लड़का का अब क्या बढ़ाएगा, शादी फिर नहीं हो पाएगा। वैसे भी लड़का लोग 30 प्लस में ही कर रहा है, अब दिक्कत हो रही है शादी में, ठीक है। प्रोजेक्ट नमन सुने हैं? प्रोजेक्ट नमन लिख लीजिएगा, प्रोजेक्ट नमन, नमन प्रोजेक्ट। एक दिन आप लोग में से कोई सवाल पूछ रहा था कि सर सिलेबस वाइज कराइएगा क्या, जैसे कि आप हमको मिलिट्री एक्सरसाइज करा दीजिए। किसी ने पूछा था ना कि आप हमको अवार्ड्स करा दीजिए अलग अलग, तो हम आपको उस दिन बताए थे कि ये आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते आपके एग्जाम में। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 युद्ध अभ्यास आपसे एक बार में पूछ लिया, 4 रैंकिंग आपसे एक बार में पूछ लिया, ये सब पूछता ही नहीं है। मंथ में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके सिलेबस का चीज़ है, तो इसीलिए हमेशा मंथ वाइज करें। और ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग उसी के डायरेक्शन में कर ही रहे हैं। कभी हम लोग एक्सरसाइज की चर्चा कर रहे हैं, कभी हम लोग इंटरनेशनल अफेयर की चर्चा कर रहे हैं,
कभी हम लोग पोर्टल्स की चर्चा कर रहे हैं, तो कभी हम लोग स्कीम्स की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उस महीना में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सभी आपको करा दे रहा है, ठीक है। वैसे वैसे सभी मंथ का हो जाएगा, तो इससे होगा आपको फायदा कि आपने हर एक न्यूज को बारीकी से कर लिया है, ठीक है। और ये सभी न्यूज आपके न्यूज़पेपर के हैं, कहीं कोई मैगजीन्स के नहीं है, ठीक है। जो डायरेक्ट आपके न्यूज़पेपर में आपके घर तक जो पहुंचता है वो न्यूज है, और वही सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। इंडियन आर्मी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडियन आर्मी के द्वारा। इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं इंडियन आर्मी लोग, जो भी डिफेंस पेंशनर्स है, वेटरन्स है, या फिर जो भी रिटायर्ड पर्सन्स है, उनके पास कैसे ये जो पेंशन का पैसा है वो कितनी आसानी से पहुंच पाए, उसके लिए ये लोग क्या किया है, ये मतलब प्रोजेक्ट चला रहे हैं, नमन प्रोजेक्ट, उसमें सहूलियत पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ताकि आर्मी के एक ये चीफ रह चुके हैं, कोई सोल्जर रह चुके हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, एक बैंक के साथ टाई अप किया है, ठीक है। वो नाम आप लिख लीजिएगा, HDFC बैंक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, HDFC बैंक प्लस इंडियन आर्मी प्लस कॉमन सर्विस सेंटर, ये तीनों मिलके जो भी डिफेंस पेंशनर है उनको, यानी सीधा सा अगर टर्म में समझो तो पेंशन्स को सही समय पे सही आदमी को पहुंचाने का एक तरीका है। इंडियन आर्मी, HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर, ये तीनों लोग मिलकर, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक से ही पेमेंट होगा ना। नेक्स्ट लिखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे। डेज से भी सवाल आते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्योंकि पिछली बार आपसे सवाल आया था राष्ट्रीय, नहीं कुछ सवाल आया था, हाँ, राष्ट्रीय पोषण माह सवाल आया था ना, कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया है, 1 सितंबर से 30 सितंबर आया था सवाल। तो वैसे ही डेज से भी सवाल आते हैं। तो अभी अगस्त की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अगस्त में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स डे लिखिएगा। कब मनाया गया, 29 अगस्त, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 29 अगस्त के बाद किस चीज के लिए मनाया जा रहा है ये, मेजर ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी है ना, ठीक है। उन्होंने गोल्ड वगैरह जीता है क्या हॉकी में? हाँ जीते हैं, लगातार 3-4 बार गोल्ड ये किए हैं, और 2-3 नाम से भी जाने जाते हैं, हॉकी विजार्ड, द मैजिशियन, क्योंकि उनका जो स्टिक है वो मैजिक से कम नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना कि उनके छड़ी में जादू था। हाँ, तो इस वजह से स्पोर्ट्स डे, तो थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि आगे पीछे क्या न्यूज है, ठीक है, ये चीज है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, लिखिएगा, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल आए, क्योंकि पहला जब लॉन्च हुआ था तो सवाल गलती से नहीं पूछ पाया था, इस बार उम्मीद है पूछने का। लिखिएगा, सेकेंड अरिहंत क्लास, हाँ, सेकेंड अरिहंत क्लास INS अरिहंत, ठीक है। कमीशनड इनटू इंडियन नेवी, मतलब कमीशन कर दिया है। कमीशन कहने का मतलब ज्वाइन करा दिया गया इसको सर्विस में, इंडियन नेवी को सौंप दिया गया कि अब लो, अब तुम्हारे काम का हो गया ये, ठीक है। अब क्या है इसके ऊपर जानेंगे, ये तो फैक्ट हो गया जो आपके एग्जाम में आएगा। क्या है, बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर कैपेबल होता है ये। सेकेंड अरिहंत क्लास, यानी पहला भी तो होगा कोई, पहला कौन सा है, INS अरिहंत है, फर्स्ट है आपका INS अरिहंत, और दूसरा है आपका सेकेंड अरिहंत। जब INS अरिहंत कमीशन हुआ था तब सवाल नहीं आ पाया था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अभी बकाया है ये, INS अरिहंत भी बकाया है और अरिहंत भी बकाया है, आ सकता है इस साल, ठीक है। तो हाँ क्या, ये 2016 में कमीशन कर दिया गया था, इसको कमीशन 2016 में कर, हाँ 2016 में ही इसको कमीशन कर दिया गया था। है क्या ये, मतलब क्यों ये सब बना रहे हैं?
कुछ समझ रहे हैं ये नाम से आप लोग? हाँ, चाइना वाइना परेशान करता है। देखो होता क्या है कि सभी के पास, हमारे जो आसपास पड़ोस देश है उसमें लगभग के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ ही गए हैं। जो मेन मेरे लिए खतरा है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स वो किसी भी माध्यम से हम पर अटैक कर सकता है। तो एक बड़ा सोर्स है पानी, और पानी के माध्यम से आसान है इस वजह से क्योंकि पानी के अगर अंदर से चाहे तो वो हमारे घर के पास आके अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन हम लोग दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, और पता चला मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु, केरला सब उसके जोन में आएगा। तो पानी में भी हमारी अपनी क्षमता होनी चाहिए ना, कि हम भी अपने एक शिप वेसल्स को उनके पानी में छोड़ दें। अगर ये चाइना है तो उसके इर्द गिर्द भी तो पानी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, तो वहां भी हम अपने वेसल्स को भेज देंगे। तो हमारे पास शिप होगा तब तो भेजेंगे ना। उसी के लिए हम लोगों ने बनाया था INS अरियन, जो न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी अपने अंदर न्यूक्लियर वार हेड को रख सकता है, और न्यूक्लियर अटैक करने के लिए वो पूरी तरीके से क्या है, सक्षम है। इसकी टेस्टिंग वगैरह होते रहती है, इसका कोई काम वगैरह है नहीं, सालों भर पानी में ही अंदर रहता है, सबमर्सिबल है, नीचे ही घूमते रहता है, ठीक है। और कभी इंडियन ओशन में, तो कभी अटलांटिक ओशन, कभी पैसिफिक ओशन, तो चक्कर चलते रहता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे रहता है। तो इसी को और ब्रॉड करेंगे ना, तो ये तो था ही, उसी को और एडवांस करके हम लोग INS अरिहंत बनाए हैं। इसका भी सेम है, इसमें कुछ फीचर्स ज्यादा है, ठीक है। फीचर्स ज्यादा है यानी कि पानी को जो हटाने की क्षमता है वो ज्यादा है, यानी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। ये सब उसके कुछ एडवांस फीचर है। कार हम लोग जब भी अपग्रेड करते हैं तो कुछ एडवांस फीचर वाले ही लेते हैं ना, तो वैसे ही INS अरिहंत आया है। तो ये दो चीज है, दोनों का नाम पता होना चाहिए। ये रिसेंटली कमीशन हुआ है, ये 2016 का ही कमीशन है, ठीक है। इस वजह से इसको बनाया है, बेसिकली न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने की। इसका न्यूक्लियर पावर से ही एनर्जी रहता है, न्यूक्लियर पावर से ही एनर्जी रहता है, ठीक है। हमारे पास अभी दो ही है, ये दो है हमारे पास। दोनों का नाम जो आपके बोर्ड पर दिखा है, यही दो है हमारे पास। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 293, चर्चा किए थे ना आज, आर्टिकल 293। बहुत दिन से बेचारा ये चर्चा में है। क्या है चर्चा में, क्यों है? तो हुआ क्या है कि इस आर्टिकल में क्या है, सबसे पहले जानिए कि राज्य को प्रावधान है कि उसका जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी GSDP है, वो क्या कर सकता है। आप जब भी बजट या इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो बजट में आपको दिखता है कि राज्य सरकार जो टोटल पैसा उसके पास आ रहा है तो वो उसका ब्यौरा पूरा देता है कि इतना हम इनकम टैक्स से ला रहे हैं, इतना हम नॉन इनकम टैक्स से ला रहे हैं, इतना हम लोन से इकट्ठा करेंगे, यानी हम कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए इन माध्यम से लाएंगे। उसी में एक माध्यम आपका लोन्स से वो लोग कलेक्ट करते हैं। लोन्स कहाँ से लेते हैं? तो बाहर की कंपनी से ये नहीं ले सकते हैं, बाहर की देश से नहीं ले सकते हैं, इंडिया की ही अपने कंपनी से वगैरह से, गवर्नमेंट से, ये सबसे लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो लोन लेने का प्रावधान है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लोन ले सकता है, ठीक है। कितना ले सकता है, कैसे ले सकता है, उसके ऊपर अब आगे समझते हैं कि लोन तो लेगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसके पास पहले से ही बकाया है, ठीक है, तो बकाया है, अब वो चाहेगा कि फिर हम जितना मन चाहे किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेना, तो वो संभव नहीं है। वहां पे कौन इंटरवीन करेगा? आपका सेंटर इंटरवीन करता है। सेंटर क्यों इंटरवीन करेगा? क्योंकि हम लोग फेडरल स्टेट है ना। अल्टीमेटली अगर आपका किसी दिन स्टेट कोलैप्स करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेंटर ही होगा ना। सेंटर की वो जिम्मेवारी दी गई है कि स्टेट को बचा के रखना है, छोटा भाई है तो हम लोग का सब ना, देखना है कि किसी दिन वो गलती करे तो उसको सुधारना है। अब ये लोन पे लोन लिए जा रहा है, अब उस लोन का क्या कर रहा है उसकी जवाबदेही तो हम लोग लेंगे ना। तो अगर हम लोग करते हैं क्या कि आप लोन लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटर से भी लोन ले सकते हो, अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपका कुल बकाया इतना % से अधिक है आपके GSDP का, ठीक है, तब आपको लोन लेने से पहले सेंटर की क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। यही मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में। कौन लेके गया है? आपका केरला लेके गया है। केरला कहा कि भाई इसमें सेंटर क्यों इंटरवीन कर रहा है, मेरा मर्जी, मेरा स्टेट है, हम जितना चाहें लोन लेंगे। तो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो सेंटर की ही भाषा बोलते हैं। तो बोले कि नहीं, लोन लोगे फिर सधाओगे कैसे, चुकाओगे कैसे? कल होके फेल होगे तो फिर सेंटर से ही मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आने वाली जो सरकार है उसके ऊपर तो तुम कर्ज ही देकर जा रहे हो,
इसके लिए पहले पुराने कर्ज को खत्म करो, इसी को लेकर विवाद था और यही कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में 5 जजेस बेंच को क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया, यानी 5 जजों की नियुक्ति की है। अब वो 5 जजेस बेंच जो है अब इसके ऊपर राय मशवरा करेंगे कि क्या सेंटर की अनुमति जरूरी है या नहीं जरूरी है, उसके ऊपर क्या वो देंगे, आगे अपना फैसला देंगे। ये सारी बातें आपके कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल 293 में। तो 293 स्टेट का प्रोविजन है कि वो फंड रेज कर सकता है, लोन रेज कर सकता है, उसके ऊपर ये चर्चा किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट आप एक कर लीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगस्त का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज का है। द फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ने वाधवन पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया है, वधावन पोर्ट का, ठीक है। लिखेंगे प्रधानमंत्री पीएम हैज लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ये स्पेलिंग है VADHVAN है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में, ठीक है। वधावन पोर्ट जो बोलिए। तो इसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है, मतलब नींव रखा है, ठीक है। क्या है कैसे है थोड़ा बहुत आप जानिए, क्योंकि ये पीसीएस के स्टूडेंट है। तो इसको ना मेजर पोर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, कहीं सुने होंगे, एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है। भारत में कुल कितने मेजर पोर्ट्स हैं, सही बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, हाँ सही बोले आप, 12 के करीब है ना, और ये 13th हो जाएगा, ठीक है। तो 13 हो जाएंगे टोटल, और छोटे छोटे पोर्ट बहुत सारे हैं, 200 से अधिक माइनर पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये इंडिया का तो सबसे बड़ा होगा ही। क्यों बड़ा होगा, पोर्ट्स की क्षमता कैसे देखी जाती है, लेंथ से, क्या नहीं, कितना सामान कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी देखी जाती है, कितना मेट्रिक टन वो कंटेनर को उतार सकता है और भेज सकता है, इस पर्पज से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ और फीचर्स भी है, लेकिन एक और बात समझिए कि ज्योग्राफी में आप जब भी पढ़ेंगे तो मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स में अंतर क्या है, ठीक है। कि हम बोल रहे हैं कि 12 मेजर पोर्ट्स है, ये जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो 13 मेजर पोर्ट्स होंगे। और पोर्ट्स के ऊपर एक सवाल आते हैं ज्योग्राफी के, एक तो आपका ज्योग्राफी में पोर्ट्स के ऊपर ये सवाल आता है कि इंडिया का कौन एकमात्र रिवराइन मेजर पोर्ट कौन सा है, यही एक सवाल आता है। इंडिया का एकमात्र रिवराइन मेजर पोर्ट कौन सा है, यानी कि रिवर से बन के वो पोर्ट बना है। हुगली गुजरात ही, वो नदी को काट के वहां पे जो बेस बनाया गया है, वो पोर्ट बनाया गया है, वो हुगली नदी को काट के ही तो बनाया गया है ना। हुगली नदी की पानी ऐसे जा रही थी, ऐसे जाके यहाँ बे ऑफ बंगाल में आना था, इसको यहाँ से कट करके यहाँ कुछ पानी इकट्ठा कर लिए और यहाँ पे क्या बना दिए, पोर्ट बना दिए, ठीक है। उसको बोलते हैं रिवराइन पोर्ट, यानी नदी के ऊपर पोर्ट, ठीक है। बाद बाकी जो 11 पोर्ट है वो नॉर्मल पोर्ट है, समुद्र के तट पे है, ठीक है। लेकिन केवल और केवल ये सवाल बहुतों बार पूछा हुआ है, रिवराइन पोर्ट कौन सा है आपका, तो हुगली पोर्ट, ठीक है। तो ये 12 है और ये 13 है, तो ये पोर्ट आपका ज्योग्राफी का हम आपको ऐसे ही बताएं। तो ये वाधवन पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में बन रहा है, 13th मेजर पोर्ट है ये, ठीक है, इंडिया का। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में एक अंतर आप समझिए कि मेजर पोर्ट में क्या होता है कि पोर्ट की जो हाँ कंटेनर तो आपका माइनर पे भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो मेजर पोर्ट्स है, बड़े पोर्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो उसको हैंडल करता है। और माइनर पोर्ट्स का कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के जो वहाँ के मंत्रालय होंगे वो अपनी देख रेख में रखते हैं, ठीक है। ये चीज है, इतना आपको जानना है वाधवन पोर्ट के बारे में, ठीक है। एक चीज और लिख लेंगे इसके बारे में, एक चीज लिखेंगे, इट इज वन ऑफ इंडियाज डीप वाटर पोर्ट, इट इज वन ऑफ इंडियाज डीप वाटर पोर्ट। इट इज इंडियाज वन ऑफ इंडियाज डीप वाटर पोर्ट। डीप वाटर कहने का मतलब गहरा, गहराई से क्या मतलब है,
कितना गहरा बना दे? अगर पोर्ट को गहरा बना रहे हैं, ये समुद्र का तट है, तो पोर्ट को कितना गहरा बनाना है? गहरा इसलिए बनाते हैं क्योंकि बड़ा कंटेनर लाना है, बड़ा शिप्स लाना है, वो भी तो इंटर कर पाए। अगर पता चला गहरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिल्टेशंस होंगे, पत्थर होंगे, तो ये शिप यहाँ पे डॉक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी डेप्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है। सभी पोर्ट्स के साथ ये फैसिलिटीज नहीं है, इसमें इसके डेप्थ को 20 मीटर तक हम लोग बढ़ा के ले गए, ठीक है। 20 मीटर डेप्थ को रखेंगे, ठीक है। तो ये सब पोर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें ये चीज रहता है। ये ग्लोबल फिनटेक कहाँ पे हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। बस एक लाइन का फैक्ट है ये, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई महाराष्ट्र में। नहीं, देखिए सेम चीज, सेम न्यूज आपको अगर हम पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे ना, तो वो कभी याद नहीं होगा। बता रहे हैं आपको, कभी याद नहीं होगा, इंटरेस्ट ही नहीं आता याद करने में। तो उसको थोड़ा सा लिख के पढ़ के 30 नंबर की तैयारी करनी है ऐसे ही, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मोदी जी ही इनॉग्रेट किए हैं। रिलायंस का वो जो बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है मुंबई में, वहीं पे ये फेस्टिवल यानी फेस्ट हुआ है। हुआ क्या होगा इसमें, होता क्या होगा बेसिकली, क्या चर्चा होती होगी? अगर फिनटेक है, मतलब फिनटेक का फुल फॉर्म क्या हुआ? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो बात भी किसकी होगी? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की। डिजिटल इकोनॉमी की बात होगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात होगी, फोन पे, यूपीआई, यही सब की चर्चा होगी ना। वो सब फायदे का नहीं, वो सब काम का नहीं हम लोग को, वो सब कभी पूछेगा ही नहीं। पूछेगा बस इतना कि कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक आप लिखिएगा, बस लिख लीजिएगा। भारत और मलेशिया ने, इंडिया एंड मलेशिया साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता। जब भी किसी देश के बीच में समझौता होता है तो एक लेटर एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, उसको MOU बोलते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत और मलेशिया ने, भारत एंड मलेशिया साइन MOU फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन यानी टूरिज्म के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, उसको लेकर दोनों में क्या हुआ है? समझौता हुआ है, ठीक है। तो उस दिन बताए थे ना आपको कि जितना भी करंट अफेयर्स पढ़िए उसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पे ध्यान रखना है। किसके साथ क्या समझौता कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, किसके साथ क्या एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन डाल देता है कि भारत ने किस देश के साथ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट रिसेंटली अगस्त 2024 में साइन किया है। तो किसके साथ किया है? मलेशिया के साथ किया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक आपका और है डील से लेकर, एक डील को लेकर एक और क्वेश्चन था, ध्यान में नहीं है। हाँ, अमेरिका के साथ, इंडिया एंड यूएसए, उसी के नीचे लिख लीजिएगा। भारत और अमेरिका ने, इंडिया एंड यूएसए साइंड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसका नाम है सोसा। अच्छा नाम है नहीं? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? रिसेंट? हाँ, रिसेंट का है ये, क्या है? परसों का ही है, अब मुझे नहीं पता, मेरे नोटबुक में है ये, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे करते हैं। किस डेट का हम खुद ही नहीं लिखते, लेकिन इस मंथ का है। तो न्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़ आपका ऐसा नहीं कि INS अरिहंत आज न्यूज़ में लिखा दिया, क्या अगले महीना भी न्यूज़ में रहेगा वो, ठीक है। INS अरिघट भी अगले महीना न्यूज़ में आएगा। PM जनधन हम लोग 10 साल बाद भी पढ़ रहे हैं ना, न्यूज़ में तो कभी भी आ सकता है। तो क्या लिखा है? हाँ, इंडिया एंड अमेरिका साइंड सोसा एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म है सोसा का, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज, 2 S है ना, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज। और जब IR पढ़ा रहे थे तो आपको हम अमेरिका के साथ बहुत सारा डील पढ़ाए थे, याद है? और बोले थे कि भारत किसी देश के साथ कोई समझौता करे या ना करे मैटर नहीं करता, अमेरिका के साथ अगर गलती से कोई समझौता हो जाता है तो BPSC के पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो जितना बार भी जो भी समझौता किए हैं किसके साथ? अमेरिका के साथ, उतना बार उसी साल वो सवाल आया है। जैसे कि अमेरिका के साथ कौन कौन सा हम लोग एग्रीमेंट साइन किए हैं? कौन सा? ये लेमोआ साइन किए हम लोग,
लेमोआ साइन किए हुए हैं, लेमोआ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रैकेट में आप लिख ही लीजिए, एक ब्रैकेट बना के लिख लीजिए, लेमोआ LEMOA, LE लेमोआ 2016 में साइन किए। क्या होगा इसका फुल फॉर्म जानने के लिए लिखना नहीं है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी सामान का आदान प्रदान या फिर कुछ वैसा जरूरत होगा, इंडियन नेवीज अगर अमेरिकन पोर्ट्स पे फंस जाती है या फिर उनके कहीं जगहों पे फंस जाती है तो वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, अमेरिका करेगा। अमेरिकन आर्मीज हमारे इंडियन ओशन में फंस जाते हैं तो हमारे इंडियन आर्मीज या फिर हमारे इंडियन नेवी उनको हेल्प करते हैं, तो ये एग्रीमेंट साइन रहेगा तब तो करेंगे ना, लेमोआ। दूसरा लिखेंगे कॉमकासा, 2018 कॉमकासा। इसमें टेक्नोलॉजी की बात होती है कि अमेरिका के पास जो हायर एंड जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छे उसका सप्लाई किसको करेगा, इंडिया को करेगा, और इंडिया तो करेगा ही, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात, तो बहुत टाइम लग गया ये एग्रीमेंट साइन करने में, आपको बताए थे कि 2005 से हम लोग कोशिश किए थे, क्योंकि इसको बोलते हैं 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट। आर्मी का अमेरिका का ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो अमेरिका जल्दी किसी अपने एली के साथ नहीं करता है, बहुत सोच समझ बूझ के करता है किसके साथ करना है नहीं करना है। तो भारत के साथ करने में बहुत उसको टाइम लगा, रीजन सीधा सा क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन बीच में खराब ही रहे थे, ठीक है। इधर बहुत अच्छे हुए हैं तो टाइम लगा, इधर फिर खराब हुए हैं तो अमेरिका के साथ हमारा उतना झुकाव था नहीं, इस वजह से बहुत टाइम लगा। 2005 से हमारे रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए, हमारी कोशिश हुई, तब जाके ये सब एग्रीमेंट साइन हुआ। तीसरा लिखेंगे बेका, ये रिसेंट का बेका, BECA, बेका 2020, बेका 2020 कुछ नहीं है, बस एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में। सब में या तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, नहीं तो रिसोर्स का ट्रांसफर होगा, एक दूसरे को मदद करने का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा एग्रीमेंट है जो अमेरिका का साइन हुआ है, इस वजह से पूछा था कि किस साल कौन साइन हुआ है, ठीक है। तो अब तीनों साइन हो चुका है, चौथा सोसा भी साइन हो गया 2024 में, तो मैच द फॉलोइंग में ही दे दे कि किस वर्ष में कौन सा साइन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चीज़। अच्छा, ये सुने होंगे, बस आपको सुनना है कि लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था ना, उसमें कुछ नए जिले बनाए गए हैं, 5 नए जिले बनाए, उसका नाम पता है ना, बस नाम ध्यान में रखना है कि जस्कर है और भी कुछ नाम है। अब प्रेजेंटली उसमें कितने जिले थे अभी, नहीं दो थे अभी, वहाँ पे लद्दाख में 2 जिला पहले से एग्जिस्टेंस में था, और किसने बनाया है ये, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने 5 नया जिला का और निर्माण किया, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका लेह और कारगिल 2 है, और अभी जो नया बनाया गया वो नुब्रा है, जस्कर है, द्रास है। नुब्रा नाम से कुछ ज्योग्राफी में याद आ रहा है, नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर भी है। और एक बार क्वेश्चन आया था UPSC 2020 कि नुब्रा रिवर जो है वो कहाँ पे है, नुब्रा रिवर जो है वो कहाँ पे है, ये सवाल आया हुआ है आपके, ठीक है। नुब्रा रिवर है तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था सोयोक रिवर, सोयोक भी ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। तो क्वेश्चन था कि सोयोक जो है वो इंडस के नॉर्थ में है या साउथ में है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था। नॉर्थ में है, नॉर्थ फ्लोइंग है, अगर ये इंडस है तो नॉर्थ फ्लोइंग, ठीक है। ऐसे ही सवाल अब आपके भी एग्जाम में आएंगे, ब्रह्मपुत्रा से आप में हो सकता है पूछे कि ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है, तो लेफ्ट से आप जब चल रहे हैं तो कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज आपको मिलेगा, ठीक है। राइट से आप चल रहे हैं तो कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज मिलेगा। या फिर आपसे सवाल ऐसे भी घुमा के पूछेगा कि आपने आसाम से गाड़ी से सफर शुरू किया तो आपको कौन सा पहला ट्रिब्यूटरीज दिखा जिसको आपने क्रॉस किया है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में यही सब सवाल अब आपके आएंगे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज, रूमी 1 के, हाँ, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। उस दिन आप लोग का एक रील्स है यूट्यूब पे, आप लोग बैठ के लैंडिंग देख रहे हैं क्लास में कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग हो रहा है, तो उसी दिन को रिकॉग्नाइज किया गया है ना, जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था मून पे,
उसको रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया है 23 अगस्त को। ठीक है, इसमें आप इसका थीम लिख लीजिए कि थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम लिखिएगा। थीम है टचिंग लाइव्स, टचिंग लाइव्स 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 यानी जीवन, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, वाइल टचिंग द मून। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, मून को छूते हुए, टचिंग लाइव्स LIVES लाइव्स, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, डॉट देकर लिखेंगे इंडिया स्पेस सागा, इंडिया स्पेस सागा, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोग के लिए, इंडियन स्पेस सागा। मतलब थीम है क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, इंडिया स्पेस सागा। क्या अचीवमेंट है इसमें? चंद्रयान 3 में ऐसा कौन सा बड़ा अचीवमेंट हम लोग कर लिए हैं? साउथ पोल पे लैंड करने वाले दुनिया का सबसे पहला देश बना है, और मून पे लैंड करने वाले दुनिया का चौथा देश बना है। ठीक है, ये अचीवमेंट है क्योंकि साउथ पोर्शन में मून के अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ठीक है, सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं किया है, लैंडिंग तो हुआ है हम लोग का, तो चंद्रयान 2 भी लैंड किया था लेकिन सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ था, उसको कोई और लैंडिंग बोलते हैं, डिजास्टर लैंडिंग या कुछ ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लास्ट कर गया था ना। तो ये चीज़ है। और उसमें लैंडर, और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम, और रोवर का प्रज्ञान, प्रज्ञान। ठीक है, तो नेशनल स्पेस डे के बारे में इतना ही कुछ। अच्छा, एक चीज और, जहाँ पे लैंड हुआ था उसका मोदी जी कुछ नाम रखे थे, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पे वो लैंड किया था। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। प्रधानमंत्री की यूक्रेन विजिट, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूक्रेन, दूसरा न्यूज है ये। यूक्रेन विजिट हुआ है प्रधानमंत्री का, पहली बार हुआ है किसी भारत के प्रधानमंत्री का, नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के बाद, नहीं दूसरा, पहले कौन है फिर? हाँ, यानी वही तो हम आपको बोले, पूरा स्टेटमेंट सुनते नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ जब एस्टेब्लिश हुआ यानी 1994 में, उसके बाद भारत के अगर कोई पहले प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो वो है मोदी जी। पूरा स्टेटमेंट ये है। ठीक है, पहले तो ये USSR का ही पार्ट था। ठीक है, तो ये है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, गए घूमे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? इसके अंदर का क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ट्रेन से गए थे नहीं, वो गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन है कि गांधी जब लंदन जो गए थे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, तो किस शिप में बैठ के गए थे? क्या नाम था उसका? INS राजपुताना, INS राजपुताना। ये क्राउन के बुक में दिया हुआ है कि गांधी जी जब पहली बार लंदन गए तो वो किस, हाँ हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही। तो वही क्वेश्चन है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस शिप पे बैठ के, पता नहीं, हालांकि सब सवाल कभी पूछा नहीं है लेकिन बुक वाले दे देते हैं। किस गाड़ी में बैठ गए इससे क्या मतलब है? हाँ हाँ, ये सब लेकिन जरूरत नहीं है, उतना पता चल जाता है PYQ देखने के बाद। लिखेंगे इसमें इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू यूक्रेन में लिखेंगे यही पूछेगा। ठीक है, भीष्म, BHISHM। मेडिकल क्यूब है ये। क्या है? मेडिकल क्यूब, छोटा छोटा बॉक्स है, मेडिकल इमरजेंसी किट है एक तरह से, जैसे आशा दीदी लोग लेके घूमती है ना इतना बड़ा बक्सा, वैसा ही किट है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल है। तो हम लोग ये गिफ्ट किए हैं किसको? यूक्रेन को, क्योंकि उसको अभी जरूरत भी है, अभी बहुत पिटाई लगी है उसको रसिया से, तो उसको जरूरत है इस चीज का। तो मेडिकल, आप बस लिख लीजिएगा इतना, मेडिकल इमरजेंसी किट। ठीक है, पूछता है कि वेस्ट में जो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे पे यूक्रेन को गिफ्ट में दिया है वो क्या है? ऑप्शन में देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, सैटेलाइट है, या मेडिकल डिवाइस है, इस तरह से। तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ गुरुग्राम में भीष्म को ये इसके क्या, हाँ भारत ही बनाया इसलिए तो हम लोग दिए हैं। इंडिजिनस मेड है, भारत मेड है, तो भारत मेड है इसलिए तो उनको दिए हैं दिखाने के लिए कि देखो ये भारत मेड है। कहीं से खरीदे रहते तो थोड़े ना देते,
तो पैसा लग जाता है उसमें, क्या प्रचार कर रहे हैं हम लोग, अपने ये दिखा रहे हैं कि, और ये अगर आपका मेंस का क्लास रहता तो उसमें हम बताते, खैर मेंस नहीं, लेकिन सुनिएगा कि इससे हम लोग एक चीज और क्लियर किए हैं कि भारत का जो एक पॉलिसी आपको बताए थे इजराइल जब पढ़ा रहे थे, डिहाइफनेशन पॉलिसी, यानी दो पावर्स को बैलेंस करने की एक नीति है कि अगर दोनों से आपका फायदा है तो कैसे आप उसको बैलेंस करिए, क्योंकि हमारे लिए इजराइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए फिलिस्तीन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रसिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है। रसिया का तो समझ में आ रहा है, सभी को पता है कि उनसे हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। यूक्रेन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? हम मेडिकल स्टूडेंट हमारे जाते हैं और गेहूं के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आप लोग नहीं बता रहे हैं, सनफ्लावर के लिए, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल जो सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते थे वॉर से पहले, वो वहीं से करते थे। अब तो हम लोग दूसरे जगह से, चिली वगैरह से मंगा रहे हैं, मेक्सिको वगैरह से, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट था। अब रसिया, अब इसके पास गए तो रसिया नाराज, अब रसिया के पास गए तो ये नाराज कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मोदी जी बड़ा दुविधा में फंस जाते हैं कि किसके पास हम जाएं, ठीक है। तो इसी को बैलेंस करने की नीति को बोलते हैं डिहाइफनेशन पॉलिसी। इंडिया बोला है कि अब हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हम दोनों के साथ इंडिविजुअली डील करेंगे, आप लोग अपना लड़ लो भाई ठीक है, आपस में लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक लिखेंगे उसके बाद, ये हो गया ये PDF। हाँ, इंडिया होस्टेड थर्ड ग्लोबल साउथ, लिखेंगे इंडिया होस्टेड, भारत ने तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके 68 BPSC मेंस में आया हुआ है और हम आपको मेंस के क्लास में पढ़ाए भी थे। थर्ड ग्लोबल साउथ वॉइस समिट, थर्ड ग्लोबल साउथ वॉइस समिट, कुछ भी लिखिए बात बराबर ही है। थर्ड ग्लोबल साउथ वॉइस समिट। ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आया था आपके मेंस में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल साउथ? यहाँ मैप है आपके सामने, यहाँ देखिए ग्लोबल साउथ से क्या समझते हैं। ज्योग्राफी वाला नॉर्थ साउथ नहीं है, इसलिए ज्योग्राफी का मैप नहीं देखिए, ठीक है। ग्लोबल साउथ उनको रेफर करते हैं हम लोग, मैप से नहीं दिक्कत है, कि डेवलपिंग देश हो, विकासशील देश हो या विकसित देश को छोड़ के, ठीक है, जो भी डेवलप्ड देश छोड़ के हैं, उनके अलावा जो भी देश बच जाते हैं ना, उनको कहाँ पे रखते हैं हम लोग? ग्लोबल साउथ में। तो फिर विकसित वाले को कहाँ रखते होंगे? ग्लोबल नॉर्थ में, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी है, कहने का तरीका है कि जो विकसित देश हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, ठीक है, फॉर एग्जांपल जापान विकसित देश है, और कोई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब विकसित देश में है, इनको हम लोग ग्लोबल नॉर्थ में कंसीडर करते हैं। और जो विकासशील देश है, डेवलपिंग देश है, उनको हम लोग ग्लोबल साउथ में कंसीडर करते हैं। हाँ, चाइना भी है, लेकिन अच्छाई देखिए, ये तीसरा ग्लोबल साउथ का समिट था और उसमें हम लोग चाइना और पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किए थे। क्यों नहीं इनवाइट किए थे? उसका कारण देखिए कि इंडियन ओशन रीजन में भारत अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। अब हमारा कॉम्पिटिटर सामने कौन है? चाइना है। अगर उसमें हम बुला लेंगे अपने घर के पार्टी में, तो दबदबा किसका रहेगा? चाइना का रहेगा। तो उसको हम बुलाए ही नहीं है, ठीक है, कि तुम आओगे ही नहीं, जो कुछ दिक्कत होगा। तो तीसरा हम लोग क्या चाहते हैं कि जितना भी ग्लोबल साउथ में जो देश हैं, उनके लीडर के रूप में कौन देखा जाए? भारत देखा जाए। और पर्पस हम आपको आईआर के क्लास में बताए थे कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? यूएनएससी में हमारा परमानेंट मेंबरशिप, जो संयुक्त राष्ट्र का जो है, उसमें हम लोग का परमानेंट मेंबरशिप तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आगे हम लोग को चाहिए। तो चाहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो यही सब काम हम लोग करते हैं कि देखो हम लोग पूरे ग्लोबल साउथ का आवाज बने हुए हैं, ठीक है, ये चीज है। पहला और दूसरा समिट भी भारत में ही हुआ था 2023 में, ये थर्ड समिट है और ये वर्चुअली समिट हुआ था, ठीक है। एक और है इससे नाम जुड़ा हुआ, ब्रांडेड लाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसका मतलब हुआ कि वैसा लाइन, ठीक है, अगर पूरे विश्व के मैप को समझे तो वैसा लाइन जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करता हो, उसको बोलते हैं क्या? ब्रांडेड लाइन, ठीक है। यानी ग्लोबल नॉर्थ, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल साउथ अगर बोल रहे हैं तो केवल और केवल साउथ के ही देश आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और ग्लोबल और नॉर्थ बोल रहे हैं यानी उत्तर का बोल रहे हैं, तो केवल और उत्तर के ही देश नहीं होंगे, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड आपका कहाँ पे है? नीचे में है, लेकिन कहाँ पे है वो? ग्लोबल नॉर्थ में है। तो डेफिनेशन में
नाम में केवल नॉर्थ और साउथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें केवल और केवल नॉर्थ के देश है, जरूरी नहीं कि केवल और केवल साउथ के देश है, ठीक है। ये है थर्ड ग्लोबल वॉइस समिट, ठीक है। हो गया? अच्छा, इतना में ही? नहीं, देखिए नुकसान आप ही का है फिर, मतलब क्लास हो गया ओवर? नहीं, अच्छा लिखा गया, नहीं हम ये बोल रहे हैं कि अब छूटेगा तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स है आपके, हम आपको बोले थे ना पिछली क्लास में कि थोड़ा सा मेहनत करिए, 4-5 सोर्स हम आपको करा देते हैं। ये जो इतना करंट अफेयर्स बढ़ा है उसमें 4 सोर्स है आपका। कौन कौन सा सोर्स है? द हिंदू का है इसमें, द हिंदू का पूरा एक एक दिन का है, इसलिए आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने द हिंदू पूरा 30 दिन का पढ़ लिया अभी तक। 30 दिन, 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक के द हिंदू के पेपर में जितने भी न्यूज आए थे और पीआईबी में जितने आए थे वो आपके कॉपी में है, और नहीं तो आपके साथ हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और जीके टुडे का हम आपको बताए थे कि करंट अफेयर्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, उसका हम आपको एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ आज और बचे हुए कुछ कल करा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो जाए आपका। इसके बाद आपको ऐसा ना हो कि फिर आप मैगजीन और फिर आपको कहीं और लेने की जरूरत पड़े, वो नौबत ना आए आपके लिए, ठीक है, कि अलग से एक मैगजीन ले रहे हैं और अलग से आप जो नोटबुक बनाए उसको इतना अच्छा से बनाइए कि आपका नोटबुक ही एक मैगजीन बन जाए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। क्या? हाँ, वो तो हम लोग मना कर दिए ना, हम लोग तो मना, हाँ जा रहे हैं हम लोग, हम तो सुने मना कर दिए। अच्छा, कंफर्म नहीं है। इसी से याद आ गया कि आईसीसी के चेयरमैन बने हैं आपके कौन? जैसा, ये भी आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, जैसा बने हैं। हाँ, तो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, उन पे मीम्स भी बन रहा है कि कैसे बन गए हैं, ठीक है। लेकिन चलो, लेकिन आपको बताए थे कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल आता है और ये सवाल आएगा, क्रिकेट से ही सवाल आता है आपके एग्जाम में, क्रिकेट और टेनिस हर बार आता है। बीसीसीआई ने मेल और फीमेल का पेमेंट इक्वल कर दिया, सवाल आ गया। कोई अगर रिटायर कर रहा है क्रिकेट से, वो सवाल आ गया। धोनी के साथ कोई और रिटायर किया, वो सवाल आ गया। तो क्रिकेट से फेवरेट टॉपिक है, क्रिकेट आता ही आता है, ठीक है, तो क्रिकेट को ध्यान में रखेंगे। जैसे अभी आईसीसी के बने हैं तो जैसा, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज लिखेंगे, एक चीज लिखिएगा, इंडियाज फर्स्ट 24x7 ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? उड़ीसा में। लिख लीजिएगा, इंडियाज फर्स्ट 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन, इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम, GRAIN, ग्रेन, ग्रेन किसको बोलते हैं? अनाज को, यानी जो गेहूं चावल 24 घंटा मिलेगा, एटीएम की तरह है, जाइए बर्तन लेके और गेहूं आटा वहां से लेकर आ जाइए, ठीक है। तो भारत में अगर कुछ पहली बार हो और विदेश में कुछ पहली बार हो, यानी दुनिया में, तो सवाल तो आपके पेपर में आएगा ही, ठीक है, ये चीज है। उड़ीसा में, उड़ीसा में। अच्छा, आरबीआई ने यूपीआई लिमिट को बढ़ाया है, 5 लाख तक का कर दिया है। पहले कितना था? 1 लाख था। यानी आरबीआई का जो यूपीआई लिमिट जो आपका था ट्रांजैक्शन का, पहले 1 लाख था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया है। बस याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड डे मनाया गया है। लियोपार्ड जानते हैं किसको बोलते हैं? लियोपार्ड, लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुआ को बोलते हैं, नहीं, तेंदुआ को बोलते हैं। और क्लाउडेड लेपर्ड बोलने का मतलब उसके पीठ पे धब्बा होता है, क्लाउड जैसा, यानी काला काला धब्बा होता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बहुत पाया जाता है, तो उसका दिन मनाया गया है। तो कभी किसी जानवर का अगर दिन मनाया जाता है ना, तो उसका पूछ लेता है कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN कहने का मतलब इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन स्टेटस पूछ लेता है कि वो उसकी अभी दुनिया में पूरा क्या स्थिति है, ठीक है। जैसे कि आपका पिछले साल जो क्वेश्चन आया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन के ऊपर, गैंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर, कि गैंगेटिक डॉल्फिन डे भी हम लोग मनाते हैं। जब हम लोग अक्टूबर का न्यूज करेंगे तब बताएंगे, 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। तो आपसे पूछ लिया था कि गैंगेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये था। तो अभी क्लाउडेड लियोपार्ड डे मनाए हैं, तो इसका भी IUCN स्टेटस आप लिख लीजिए। IUCN स्टेटस इसका है वल्नरेबल, वल्नरेबल। अलग अलग स्टेटस होता है, मतलब उसको भी उतना खतरा नहीं है। अगर कोई इंडेंजर्ड रहता है तो बहुत खतरा है, क्रिटिकली इंडेंजर है तो मतलब बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, वल्नरेबल है, ठीक है। लिखिए, लिखना आपको इसमें इंटरनेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड डे, इंटरनेशनल क्लाउडेड
लेपर्ड या लियोपार्ड डे। ऑब्जर्व्ड एट, कहाँ पे ये मना है लिख लीजिएगा, एजवाल मिजोरम, एजवाल मिजोरम, एजवाल मिजोरम में ये मना है, अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड डे, एजवाल मिजोरम में। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे IUCN, IUCN स्टेटस, मतलब ये करता क्या है कि दुनिया भर में जितनी भी प्रजातियां हैं ना पशु की या फिर पौधे की, उसको देखता है कि उसका स्थिति क्या है, बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। तो लेपर्ड का देखा गया तो वल्नरेबल है अभी, मतलब ठीक ठाक स्थिति में है अभी, उतना खतरा नहीं है, ठीक है। जैसे कि एशियाटिक लायंस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। चीता हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट है, मतलब खत्म हो चुका है, उसी को लेकर ना हम लोग प्रोजेक्ट चीता लाए थे। प्रोजेक्ट चीता सुने हैं, 2022 में लॉन्च किए थे। क्या उसमें किए प्रोजेक्ट चीता में? नामीबिया से और कहाँ से? केनिया से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लेकर आए हैं? चीता मंगवाए हैं, ठीक है। और लेके कहाँ रखे हैं? कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। लेकिन जितना भी चीता आया है, जितना भी उसके बच्चे हुए हैं, लगभग मर गए हैं, ठीक है। कुछ बचा हुआ है कुछ, लेकिन जो अभी जिसको छोड़े हुए थे ओपन फील्ड में, उस भी रिसेंट में भी उसका एक डेथ हुआ है अगस्त महीना में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता न्यूज में था, जिसकी वजह से आपको 2 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का ही, एक तो है गांधी सागर, गांधी सागर, ठीक है, वो भी कंसीडर किया जा रहा है कि अब चीता को अगर फ्यूचर में रखा जाएगा तो उसी पार्क में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये पार्क इंपॉर्टेंट है, कूनो नेशनल पार्क, गांधी नेशनल पार्क, गांधी सागर नेशनल पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट है। कितना चीता लाए थे हम लोग? 8 चल 5 कितना लाए थे? नहीं, फर्स्ट फेज में हम लोग 8 लाए थे, फर्स्ट फेज में 8 लाए थे, हाँ। 5 फीमेल और 3 मेल शायद लाए थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। नेक्स्ट एक लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अलाउज, जिसके वजह से अभी आपका 21 अगस्त को पूरे देश बंद था ना? हाँ, सब कैटेगराइजेशन। सुप्रीम कोर्ट अलाउज सब क्लासिफिकेशन इन SC एंड ST, यानी सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST कम्युनिटीज में क्लासिफिकेशन करने की अनुमति दे दी है। सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब इसमें भी आप अलग अलग क्रीमी लेयर ला सकते हैं। कुछ अगर बहुत पिछड़े हैं SC ST में तो उनको ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं। हाँ बताइए। क्या? नहीं, इसमें बेसिकली ये है कि इनकम के बेसिस पे या फिर उनका स्टेचर देख के कि कुछ कास्ट को जैसे कि बहुत फायदा उनको मिला है। जैसे शेड्यूल कास्ट में भी बहुत अलग अलग कास्ट होते हैं, ठीक है। किसका? वो अलग है, वो हाँ रिलेटेड है कि, लेकिन वो थोड़ा सा उनका अलग है, उनका तो बैकग्राउंड वगैरह है। क्या नहीं दिखा मतलब? नहीं, जैसे कि वर्ड नहीं यूज किया गया। जैसे कि हुआ क्या था, ये केस आज का नहीं है, केस गया था आपका फरवरी 2024 में ही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब हम क्लास में भी पढ़ाए थे कि अभी क्या है, अभी आरक्षण शेड्यूल कास्ट का, यानी जो शेड्यूल कास्ट है आपके SC जो है उनके लिए कितना आरक्षण है? हाँ, उसमें नहीं है, लेकिन कितना आरक्षण हम ये पूछ रहे हैं। SC का कितना है? 15% है। तो 15% जो आरक्षण है तो सभी के लिए समान आरक्षण है। अगर कोई A कास्ट है, नाम नहीं ले रहे, उसमें कोई A कास्ट है और कोई B कास्ट है, दोनों की क्या समाज में पोजीशन उससे मतलब नहीं है, दोनों को कितना % का आरक्षण मिल रहा है? 15%। लेकिन सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ऐसा देखा जाएगा कि 2024 में कास्ट A जो है आपका बहुत प्रोग्रेस किया है रिस्पेक्टिवली किसके से? B के मामले से, ठीक है। B के कंपैरेटिवली आपका A जो है बहुत प्रोग्रेस किया है। तो 2024 में A को भी 15% आरक्षण देना और B को भी 15% आरक्षण देना सही है क्या? नहीं है। इसी को लेकर मामला गया था कि इनको कुछ विशेष सुविधा दी जाए A वाले को, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आप उसमें लेयरिंग कर सकते हैं, यानी
कुछ कास्ट को उसमें चुना जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कास्ट हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ कास्ट को उसमें चुना जा रहा है, जैसे कि एससी में अगर मान लेते हैं 1600 कास्ट है, 1600 के करीब में ही कास्ट है, उसमें 1200 के करीब में उनको रखना है कि उनको अगर 15% है तो 8% हम इनको देंगे और बचा हुआ 60% किसको देंगे, जो रेस्ट ऑफ द कास्ट है। ये बात था, इसको लेकर पॉलिटिक्स हुआ, अपोजिशन ने मुद्दा बनाया कि रिजर्वेशन पे खतरा है, रिजर्वेशन हटाया जा रहा है, जो कि ये बात नहीं है। आप पढ़े लिखे, आप जान रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसमें कैटेगराइजेशन की बात कही जा रही है। नहीं, कास्ट को भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि जो एक कमेटी उसमें रिपोर्ट सबमिट किया है उसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बस अलाउ किया है कि आप ये कर सकते हैं, स्टेट अलाउ कर सकता है, स्टेट यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकता है। नहीं, क्रीमी लेयर नहीं, हम बस समझाने के लिए आपको बोले कि जो आप हम लोग ओबीसीज में क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां तो हम लोग इनकम बेसिस पे डिवाइड कर लेते, बट यहाँ इनकम बेसिस का नहीं है, ठीक है, यहाँ पूरा अलग। हम समझने के लिए बताएं तो ये चीज कर सकता है, ये तो समझने की बात है, ये अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। केंद्र सरकार करे नहीं करेगा, क्या लगता है, कर देगा, नहीं करेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स, आपका ओबीसीज पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है, एससी एसटी लार्ज चंक में आपका वोट सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओबीसीज के जितने भी नेता है वो आगे आ जाएंगे, कहेंगे कि ये तो आरक्षण पे खतरा हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन ये सब सवाल तो आएगा नहीं। सवाल क्या आएगा, वो नाम लिखिए, केस का नाम, कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सुनाया है, यही सवाल पूछता है, ठीक है। उस केस का नाम लिखिए कि ये जो फैसला, ये सब कैटेगराइजेशन की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है उस किस केस में सुनाई है। तो लिखिएगा पहला, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। केस का नाम ऐसे ही लिखाता है ना पॉलिटी में, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेज, किससे लड़ाई थी, वर्सेज देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। एंड अदर्स 2024 का केस है, ठीक है, फरवरी में फाइल ही हुआ था, 2024 का केस है। तो ये केस क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सब कैटेगराइज आप कर सकते हैं, किसमें, एससी और एसटी में, ठीक है। एक केस और इंपॉर्टेंट है, नीचे लिखिएगा दूसरा पॉइंट, ईवी चनैया केस। हाँ, इस दूसरा पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट ऐसे आपने बनाया होगा ना, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ईवी चनैया केस 2005, ये 2005 का, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, सब कैटेगराइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता, जो सीधा 15% आरक्षण है वो सभी को मिलेगा, बात खत्म। वो किस केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवी चनैया केस 2005 में। सेम जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बदल दिया, किसमें, इस वाले में, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर वर्सेस देवेंद्र सिंह में, बोला कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे मना किया था और यहाँ पे अलाउ किया है। इस वजह से ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी में भी सवाल आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, ठीक है। यही दो चीज आएगा आपके। बस करंट अफेयर्स इतना ही रहने देते हैं, काफी करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लिए। नहीं, छुट्टी नहीं हुआ है, कुछ एमसीक्यू बना रहे थे कुछ एमसीक्यू बना लिया जाए क्या, क्या हो गया, बोर हो गए, नहीं ना। यहाँ पे है क्या, तो अभी जो आप लोग लिखे हैं जितना भी, या फिर जितना भी डिस्कस किए हैं, वो आपका द हिंदू पीआईबी और द हिंदू पीआईबी, ये दोनों चीज आपका कवर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो आपका रिमेनिंग है, जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, जो बुक आपका स्पीडी वगैरह एडिटोरिया है, वो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में करा देंगे, समझाने के फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्मेट में करा देंगे, ठीक है। और अभी जो आप करंट बनाएंगे वो आपका जीके टुडे का करंट है, ठीक है, बहुत सारा मिक्स है इसमें। हाँ, पीपीटी अब आज तो लाइन का प्रॉब्लम है, हम ग्रुप में भी भिजवा देंगे।
आज तो लाइन बिल्कुल ही नहीं रहा, ऑनलाइन का तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए ऑफलाइन ज़रूरी है। अच्छी बात है, तो फ़ायदा मिलेगा आपको इसका, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इतना डिस्कशन हम लोग किए उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसमें कहीं पे एमसीक्यू नाम से होगा तो बताइएगा। इसमें दूसरे में लग रहा होगा। इसमें नहीं है, थोड़ा बिरजू सर को बुलाइएगा कोई लोग। वो एमसीक्यू वाला फोल्डर नहीं खुल रहा है, देखिए तो इसमें है वो, ये वाला दो फोल्डर लगाए हैं, इसमें है, पहले वाले में ही है ना, इसी में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बहुत ज़्यादा बन रहा है ना एमसीक्यू टुडे, ये है क्या? नहीं, आज टुडे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं, ये सब नहीं है। आज डेट कितना है? 3 है आज। फोल्डर बहुत भर गया है, कुछ कम करना पड़ेगा। तीन नहीं, दूसरा। और आज जो पढ़े एमसीक्यू, नहीं एमसीक्यू तभी नहीं हुआ है, जो करंट पढ़े उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ कवर हुआ है? अगस्त लगभग नहीं, अगस्त पूरा कवर हुआ है आपका द हिंदू। नहीं, इसरो का कोलैबोरेशन है, हाँ, इसलिए तो हम लोग अपना ये कर रहे हैं, कोलैबोरेशन है बस भेजने के फील्ड में, ऐसा कुछ मतलब टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन नहीं है उसमें, सपोर्ट नहीं है। हाँ, अपनी ट्रेनिंग के लिए बस, हाँ ये बस ऐसे ही चलेगा ऊपर करके। हाँ, पीडीएफ है ना, ऊपर करके ही चलेगा, प्ले कर दीजिए। ये तो करंट अफेयर्स है, नहीं ये एमसीक्यू नहीं है, करंट अफेयर्स है, दूसरा फाइल होगा इसमें। हाँ, आपको साइन किए थे, देखिए। उस वक्त जो आप ओपन किए थे ना, वही वाला। अच्छा, वो नहीं, द एंड उसमें नहीं होगा। फोल्डर बहुत भर गया हुआ है, खाली कर दिया। किसको बेल्ट खरीदना है?
आवाज आ रही है ना? तो अपने नोटबुक में ये लिख लेना है कि जैसे कुछ आप नहीं पढ़े हैं, अगर हम यहाँ पे एमसीक्यू में डिस्कस करें तो उसका बस लिख लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है? जैसे इसका रिंग लेजर गायरो, हिंदी में भी है रिंग लेजर गायरो आरएलजी आधारित नेविगेशन सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सवाल है, ये न्यूज में कहीं पे था तो इंक्लूड कर दिए हैं कि कहीं अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपके काम का। ठीक है, लिख लिए? ओके, पूरा नहीं लिखना है, बस ये नाम लिखना है और ये फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन लिखना है, ठीक है? बस उतना ही काम करना है। ये फर्स्ट है। ये क्या है? विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? हाँ, तरंग शक्ति इंडिया, कंफर्म? कहाँ पे हुआ है ये? कहाँ पे? तमिलनाडु में ही हुआ है ना? हाँ, तमिलनाडु में फर्स्ट फेज का एक्सरसाइज का बात हुआ है और दूसरा फेज कहाँ पे? राजस्थान में। दो जगह एक्सरसाइज कराने की बात थी और फर्स्ट फेज हो भी गया आपका तमिलनाडु में, ठीक है? तो तमिलनाडु में हो भी गया है और दूसरा फेज राजस्थान में, ठीक है? तो ये न्यूज में, ये सब तो छोटा छोटा न्यूज है। हाँ, जैसे यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, आपको देखेंगे ध्यान से कि तरंग शक्ति इंडिया होस्ट किया है, ठीक है? 2 फेज में इसको होना है, एक तो तमिलनाडु में है सितंबर में जो कि हो गया कंडक्ट, और दूसरा आपका है राजस्थान में, ठीक है? दूसरा आपका राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो गया, 30 से प्लस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है? और इंडियन एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज है ना, इंडियन एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज है IAF। तो ये सब कुछ कुछ बातें जो है आपके एक्सप्लेनेशन में भी हम पीपीटी डलवा देंगे, खुद पे भी लिखा करिए अपने शॉर्ट फॉर्म में, और जो भी कंट्रीज आ रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? Recently, who has become the first woman to be appointed Director General of Medical Service? डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल, बहुत फेमस हुई है, लेफ्टिनेंट साधना सक्सेना नायर, ये ना, ये वाला साधना सक्सेना नायर, ठीक है? पहली महिला बनी है, नहीं, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बोले ना फर्स्ट टाइम अगर वुमेन बने तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो गया है? पुरुष बने या ना, इनका फोटो है साधना सक्सेना नायर का, ठीक है? Recently, which state government has constituted a task force to clear encroachment in forest and western घाट? फॉरेस्ट एरिया और वेस्टर्न घाट को साफ रखने के लिए, या फिर जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट है आउटसाइडर्स के, जो उनका प्रवेश है, उनको रोकने के लिए किस राज्य ने ये मिशन या मुहिम चलाया है, ठीक है? कुछ पता हो? गोवा नहीं, वेस्टर्न घाट की बात करें अगर ऑप्शन में देखें तो हम कर्नाटका के साथ जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट की बात हो रही है ना, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है? मेजर एरिया आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है? विच 2 कंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक का आपको सारा चीज कल ही हम आपको बता देंगे, जो भी आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। किस 2 देश को बैन कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक 2000? रशिया और, रशिया का तो समझ में आ रहा है क्योंकि वॉर में है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक शुरू या फिर ओलंपिक शुरू होने से पहले अगर आप किसी के साथ वॉर में है या फिर कुछ ऐसे कैजुअलिटीज में है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रशिया और बेलारूस, ये दोनों को बैन किया गया था, ठीक है? इजराइल ऑप्शन में है? नहीं, वो उनका कमिटी का डिसीजन है, जैसे विनेश फोगट वाले मैटर में सिल्वर का डिमांड था, वो कमिटी का डिसीजन था, नहीं मिला, अपील हम लोग किए थे, ठीक है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नंदिनी सहकार स्कीम? नंदिनी सहकार स्कीम महिलाओं से जुड़ा हुआ है, क्या स्कीम हो? ऑब्जेक्टिव देखिए, जो अच्छा वाला ऑप्शन होगा ना वही होगा। एलिमिनेशन का एक तरीका भी है कि कुछ अगर नंदिनी सहकारी स्कीम है, महिलाओं के लिए स्कीम है, तो उनके लिए कुछ अच्छा ही बनाया गया होगा, टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन थ्रू वुमेन कोऑपरेटिव्स, ठीक है? Which institution has recently developed footwear for the armed forces using
ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर किस आईआईटी ने ये बनाया है? बॉम्बे कहीं पढ़े हैं या गेस वर्क है? या इंदौर? इंदौर का तो मैंने सुना है कि इंदौर इस फील्ड में इंदौर का ही है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि इंदौर ने ये बनाया है, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन रेसलर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालीफाइड ओलंपिक्स? क्योंकि ये तो बहुत चर्चा में रही है, विनेश फोगट, नहीं बहुत चर्चा में थी, नहीं है। और इनके बारे में डिटेल है कि 100 ग्राम ओवरवेट के कारण उनको ये कर दिया गया था, फिर उन्होंने सिल्वर के लिए अपील भी किया था, बट जो कमिटी है वो नहीं दिया गया इनको, ठीक है। ये हक्की पिक्की ट्राइब बहुत न्यूज में है, क्योंकि न्यूज आपके यूट्यूब पे आते रहता है कि बालों को कैसे बढ़ाए और प्रचार होते रहता है, इसी वजह से ये फोटो भी लगा हुआ है। तो इस कम्युनिटी से, ये बेसिकली ये जो कम्युनिटी है, ये वाला जो कम्युनिटी है हक्की पिक्की ट्राइब, ये कहाँ का है? कर्नाटक का। इतना न्यूज में है। ये लोग अभी जितने भी एक्टर झारखंड के नहीं, एक्टर एक्ट्रेस, हाँ वही तो, अभी इतने लोग जो मिल रहे हैं जाके उनसे, यूट्यूब पे उनका वीडियोज भी आ रहा है, आप उससे भी गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग बोल रहे हैं ना कि मैं कर्नाटक के इस जगह पे आया हूँ इनसे मिलने, और रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, इधर देखिएगा, इन कम्युनिटी के इस मतलब पूरे ग्रुप से मिलने गए थे, ठीक है। जिस वजह से ये न्यूज में, इस वजह से न्यूज में नहीं है, उस वजह से न्यूज में है, इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। ये है सिविलुच वोल्केनो, रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अगर कोई बड़ा वोल्केनो इरप्ट हुआ हो तो वो सब न्यूज में पूछ देता है कहाँ का है, तो रशिया का है। ये ऑप्शन में है क्या? रशिया में ये इरप्ट हुआ है रिसेंटली, जिस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, सिविलुच वोल्केनो, क्योंकि अगस्त जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, ये सब भी करंट आपका ऐड ऑन ही हो रहा है, ठीक है। कुछ बातें जो हम वहाँ पढ़ा नहीं पाए होंगे उसको हम MCQ के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों फॉर्म में आपका कवर हो जाए। ये देखिए द हिंदू का कटिंग है ना, ये द हिंदू में आया हुआ है आपका 18 अगस्त 2024 को आया हुआ है ना, इस वजह से ये न्यूज में था। रिसेंटली धानगर कम्युनिटी ऑफ इच स्टेट डिमांडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी द हिंदू में कवर किया गया है कि महाराष्ट्र का ये जो कम्युनिटी है धानगर कम्युनिटी, उन्होंने अपना ग्रेजिंग कॉरिडोर का डिमांड किया कि ऐसा कॉरिडोर बना दो जहाँ पे हमारे जो जानवर वगैरह है उनको चरने की क्या हो, सहूलियत हो। उसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। कहाँ की ये कम्युनिटी है? महाराष्ट्र की है, ठीक है। इस वजह से ये न्यूज में है। ये तो अभी हम लोग डिस्कस भी किया है। नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं हम लोग? 23 अगस्त को, और इसका हम लोग थीम भी लिख चुके हैं, ठीक है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेब समिट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब समिट किस मिनिस्ट्री ने? हाँ, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा चीज होगा ना तो वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय उसी से जुड़ा होता है, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा अगर दिखे और ये ऑप्शन में रहे तो उसी को टिक करेंगे, ठीक है। Which country launched its first reusable hybrid rocket रूमी 1? ये अभी शायद हम लोग ही डिस्कस किए रूमी 1 के बारे में, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, ये भी न्यूज में था। करावे डायमंड माइन बहुत चर्चा में है। बोत्सवाना का ये है डायमंड माइंस है, जहां पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मिला है, सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है, ठीक है। अफ्रीका का ही देश है ना, अफ्रीका का देश है। और पहला क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा आपके लिए जरूरी है, ये वाला पेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहला जो है वो साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा 3106 कैरेट, ठीक है। और ये कितना का है? 2492 कैरेट। तो सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड माइंस मिला है, ठीक है। बोत्सवाना अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। कोई लोग लिख रहे हैं क्या? नहीं ना, ऐसे PPT से लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Recently, a South Indian Adivasi Knowledge Center called Kannu was launched in which state? कर्नाटक। हाँ, क्योंकि अभी ट्राइबल्स को लेकर कर्नाटक बहुत न्यूज में है, ठीक है। इस वजह से ये सब फैक्ट्स है, इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, ये याद करने का चीज है, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाने वाला तो जरूर समझाते हैं। ये क्या है? नगरनी स्पर्धा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल रेस हेल्ड इन विच स्टेट? क्योंकि बफेलो रेस वगैरह आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। बफेलो रेस वगैरह होता है, ये इसमें तो शायद टिक ही किया हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि ये अंडरलाइन किया हुआ है तो महाराष्ट्र। खैर उससे दिक्कत नहीं, बस हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल ऑक्शन रेस है, बैलों का रेस है, वो महाराष्ट्र में शुरुआत से होते आ रहा है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। 100 मीटर स्टील ब्रिज जो पार्ट है मुंबई अहमदाबाद, क्या है, हाँ जलीकट्टू ये सब होता है जो है, जलीकट्टू, कंबाला, ये सब बफेलो रेस वगैरह जो होता है, और आपके एग्जाम में भी सवाल आता है। ये ह्यूमन राइट, ये एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है, इसके लिए ये सब पे बैन लगाया जाता है। लेकिन उन लोग का कहना है कि हम लोग का ये ट्रेडिशनल कल्चर है, तो उस पर भी आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसका कहाँ पे होगा, कौन सा, दादर एंड नगर हवेली, क्योंकि वो जो बुलेट ट्रेन जो है वहीं से पास हो रहा है, गुजरात से ही आपका हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। ये बताइए, विच टू स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कृष्णा गमन पथ? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। हाँ लिंकेज दिख रहा है क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है, यूपी से अगर वृंदावन से जोड़ना चाहे मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक सर्किट बनाया जा सकता है। हाँ वही इनको मतलब इनिशिएट किए हैं इस चीज को, इस वाले चीज को इनिशिएट किए हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों स्टेट के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एनएसजी डायरेक्टर जनरल, और ये बिहार के हैं, ये बिहार के हैं, ये बिहार के हैं, तो एनएसजी डायरेक्टर बने हैं, तो बहुत अच्छे पद पे बने हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। बी श्रीनिवासन, ठीक है, बी श्रीनिवासन, इसमें हाईलाइट हो गया है, बी श्रीनिवासन। ये क्या है, ये न्यूज है, ये आपके पीपीटी में डाल दिए, जो छोटा न्यूज है ना वो वहां पे डाल दिए। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट भी न्यूज में है, आपको बताए हैं पहले भी, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार और सुन लीजिएगा कि साउथ चाइना सी का ये जो मैप है, ठीक है, इसमें हमेशा विवाद होते रहता है। ये चाइना वाला रीजन है ना, ये वाला पूरा, और ये पूरा, हाँ ये पूरा सी है साउथ चाइना सी, उसके ऊपर विवाद रहता है। फिलीपाइंस और चाइना के बीच में मेजर विवाद रहता है। चाइना कहता है ये पूरा टेरिटरी मेरा है, फिलीपाइंस कहता है कि पूरा तुम्हारा कैसे हो सकता है, ठीक है। इसको लेकर मैटर गया भी था कोर्ट में, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, 2016 में जजमेंट भी आया। चाइना उस जजमेंट को डिनाई करता है, बोलता है नहीं, पूरी सॉवरेनिटी जो है मेरी इस सी पे, वो किसका है, चाइना का है। ये सब बस कहानी है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस यहाँ पे चाइना इस पूरे एरिया को, जो रेड वाला एरिया है ना, 9 डैश लाइन बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे एरिया को घेर के बोलता है कि इस पूरे एरिया में 9 डैश लाइन जो टर्म है वो एरिया किसका है, मेरा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 9 डैश लाइन जो टर्म न्यूज में रहता है वो कहाँ पे आप देखते हैं, तो साउथ चाइना सी में चाइना का जो क्लेम है उससे रिलेटेड है, ठीक है, एक बात ये। दूसरा बात ये, इस पे यहाँ पे 2-3 आइलैंड है, पार्सल आइलैंड एक नाम है, स्पार्टली आइलैंड, स्पोरोबॉग आइलैंड, ये सब आइलैंड आपसे नाम पूछता है कि ये आइलैंड कहाँ स्थित है, तो साउथ चाइना सी में स्थित है। दो बातें ये, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपाइंस का फिर ये झगड़ा हमेशा चलता है, अक्टूबर में भी ये न्यूज आएगा, सितंबर में भी आएगा, अभी भी न्यूज में है, ठीक है। ये तो टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट किया गया, ये पता है, पैबल दोरो, ये न्यूज में है। ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये सब छोटा न्यूज है इसलिए इसमें डाले गए हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि रिसर्चर डेवलप मिनिएचर क्रिस्पर टूल फॉर प्लांट जीनोम एडिटिंग। हम आपको बताया था ना कि mRNA डिस्कस कर ही लिए बायोटेक में, यहाँ पे आपको क्रिस्पर के भी बारे में आ गया कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये नाम देखिएगा, ये बैक्टीरियम डेनोकस रेडोडोरांस, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर जो एक पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है, एक जीन एडिटिंग प्रोटीन जिसका नाम ये है, जो भी नाम है एक्स नाम मानते हैं। ये क्या करता है कि जो जीन है आपका ना, वो प्लांट जीन को प्लांट जीन में एडिट करने में मदद करता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि पहले से जब हमारे पास Cas9 है ही, पहले से हमारे पास क्रिस्पर Cas9 है ही, तो फिर हम लोग को ये नया जीन से क्या फायदा होगा। तो क्रिस्पर Cas9 से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे, बड़े जीन्स में इम्प्रूव चेंजेस करने के लिए यूज हो रहे थे। प्लांट्स के जीन में एडिट करने के लिए ये उतना यूजफुल नहीं था, तो उसके लिए हमारे पास एक नया मिल गया कि बैक्टीरिया से ही बना हुआ एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिसका नाम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस बैक्टीरिया से मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्लांट के जीन में एडिट करने में यानी बदलाव करने में क्या करेगा, मदद करेगा, जिस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है।
ये भी एक न्यूज में है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट का स्टेटस हासिल किया है और इंडिया का ये पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, NIRF की रैंकिंग भी हमेशा आती रहती है, अभी रिसेंट में भी रैंकिंग आई है। 2-3 बातें कि ये रैंकिंग 2015 से ही जारी हो रहा है और लगातार आपका जो ये इंस्टीट्यूशन है IIT मद्रास वही बेस्ट रहता है। ठीक है, हाँ, तो टॉप पे हमेशा रहता है। तो छठी बार भी, इस बार भी हाँ IIT मद्रास ही है। और बाद बाकी अगर बिहार का कोई इंस्टीट्यूशन होगा तो वो हम बिहार वाले में कवर करा देंगे, नहीं तो इसमें केवल टॉप याद करना रहता है। ठीक है, और 2015 से ये रैंकिंग लगातार जारी हो रहा है और इस बार जो एडिशन आया वो 9th एडिशन है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इतना कुछ मतलब एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्मेट में था, और कुछ अलग सोर्स का जो MCQ होगा वो आपको हम कल करा देंगे। ठीक है, अब इतना के बाद कहीं छूटना चाहिए क्या? नहीं छूटना चाहिए ना, छूटा तो फिर मेरी गारंटी नहीं। ठीक है, आज हम लोग पूरा अगस्त का किए हैं। आधा घंटा का और है, फिर कल हम लोग उसको अगस्त का खत्म कर देंगे, MCQ में खत्म कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, क्लास एंड हो गया। बोर